सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब ये लास्ट पार्ट को हम टच कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब वो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उसको लाके जाके देखना। आपको बहुत अच्छे से पता है ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम देख चुके हैं, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने यही सब चीज़ें की थी। सो ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन वाली केस अलग हो जाती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हम देख रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स के अनुसार हमें सब चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। सो सी केयरफुली व्हाट इज़ द डेफिनेशन। कंसिडर अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, where w can be treated as u plus iv and f of z is f of x plus iy. Now the above function can be represented graphically by using two complex plane. One is w plane and one is z plane. ठीक है, so what is the two complex planes that we are dealing with? So see carefully, the two complex planes can be treated as, जहाँ पर दिख रहा है वैसे, if the point z described in a curve c in z plane, the point w will trace the corresponding curve c in the w plane. इसका मतलब सीधी सीधी चीज़ ये है कि कोई भी दो प्लेन मेरे सामने हैं, एक प्लेन है z प्लेन, दूसरा w प्लेन। z प्लेन में जो कर्व है उसी का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ये w प्लेन में जाएगा और उसी एंगल से वो होगा। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल z प्लेन और w प्लेन का आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। रेलवे से जब ट्रैवल करते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि रेलवे में कोई चीज़ हमारे साथ में होती है तो हम बाहर फेंक देते हैं खिड़की में से, कचरा हो, फला फला हो, कुछ भी हो। अब ज़रा ध्यान से देखना, एक ऑब्जर्वर सामने बैठा है, रेलवे स्टेशन पे एक ऑब्जर्वर बैठा है, और वो रेलवे स्टेशन पे ऑब्जर्वर जो बैठा है उसको वो चीज़ कैसी दिख रही है। ठीक है, तो अब जब आप रेलवे के अंदर से वो चीज़ फेंक रहे हैं, आपको लगता है कि वो चीज़ आपने स्ट्रेट फेंकी है, लेकिन एक्चुअली वो पाथ होता है पैराबोलिक। मेरी बात सुनना, वो पाथ क्या होता है? पैराबोलिक। आपका फेंकने का एंगल पैराबोलिक होता है क्या? नहीं, आपका फेंकने का एंगल स्ट्रेट होता है, लेकिन वो होता है, वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है पैराबोला में। जो एयर प्रेशर है, फला फला है, वो जो भी होगा, जो एयर गाड़ी की स्पीड है उसकी वजह से समझ के चलिए, कुछ भी हो जाए। द थिंग इज दैट यू आर कंसिडरिंग अ स्ट्रेट कर्व बट इन द रेलवे, बट आउटसाइड द रेलवे इट इज अ पैराबोलिक कर्व। सेम केस कैन हैपन, z plane can view a different curve and w plane can view a different curve. ये बात याद रखिए, कैन कह रहा हूँ मैं, ऑलवेज नहीं कह रहा हूँ, कैन। ठीक है, तो इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, नाउ अब ये बात भी याद रखनी है कि ये कैसा ड्रॉ करें, तो मैं चीज़ें बता दूंगा आपको। ठीक है, तो वो उस हिसाब से ही देखेंगे हम। लेकिन अब कॉन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है? ठीक है, अब इसका फंडामेंटल डेफिनेशन ये है कि कॉन्फॉर्मल मैपिंग इज अ मैपिंग जो प्रिजर्व करती है, किसको प्रिजर्व करती है? उस स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करती है इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस। अब ये मैग्नीट्यूड एंड सेंस मतलब क्या? ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, अब देखो, सपोज देयर आर टू कर्व्स, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। सपोज देयर आर टू कर्व्स, कौन से? C1, सपोज देयर आर टू कर्व्स C एंड C1 इन Z plane एंड दे इंटरसेक्ट, ठीक है, एट पॉइंट P। ठीक है, अब वो पॉइंट P पे आ रहा है, वो पॉइंट P C पर भी है एंड C डैश पर भी है। इज इट क्लियर? अब अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर लेके जाऊँ, W प्लेन में लेके जाऊँ,
ठीक है, तो वो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं कैसे डील करूँ। सेम चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब सेम फिगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं, दैट इज़ नॉट द केस। उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स एट पी इज द सेम एज दैट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एट पी डैश, मतलब जो पी पर है यानी जो जेड प्लेन में है वही अगर डब्ल्यू प्लेन में होगा, वही चीज़ अगर डब्ल्यू प्लेन में मुझे नज़र आएगी, देन एंड देन ओनली मैं ये कहूँगा कि इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड सेंस मतलब क्या, मैं जा रहा था उत्तर में, वो गया दक्षिण में, और मैं कह रहा हूँ कि ये सेंस की बात कर रहा है। दैट इज़ नॉट द केस। सूरज उगता है तो पूरब से, और अगर वो अस्त होता है तो पश्चिम में, यानी ये भी सूरज, जो भी दूसरे प्लेन का भी सूरज है वो भी पूरब से निकले और पश्चिम में अस्त निकले, तो मैं कहूँगा कि सेंस। अंडरस्टूड? तब हम उसको क्या कहेंगे? सेंस। यानी वो डायरेक्शन भी मेंटेन कर रहा है। तो द थिंग इज दैट कि विच मेंटेन्स मैग्नीट्यूड, यानी वो उसका एंगल भी मेंटेन करेगा और उसकी डायरेक्शन भी मेंटेन करेगा, उसी के जैसा डील करेगा। देन एंड देन ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी कॉन्फॉर्मल। तो अब इस कॉन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन के कौन से पॉइंट हैं? इसके 4 स्पेशल स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, बता दूंगा मैं। ट्रांसलेशन, अब ये ट्रांसलेशन मतलब z+c वाला, ठीक है। W इक्वल टू z+c इसका स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, अब यहाँ बता भी दूँ मैं इसको, W इक्वल टू z+c। अब z इक्वल टू x+iy, c कांस्टेंट है तो a+ib, w u+iv। सो w इक्वल टू z+c, इसका मतलब u+iv इक्वल टू x+iy a+ib i के साथ। तो इसका मतलब ये होने के बाद u इक्वल टू x+a रियल पार्ट, v इक्वल टू y+b imaginary part. Thus the transformation is a simple translation of axis and preserves shape and size. इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। x+a मतलब y+b, इसका मतलब सीधी सीधी मैं बात एनालाइज करने के लिए आपको छोटे सा एग्जांपल दूं तो वो ऐसा होगा कि ये x+a मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, जैसा हम एक सर्टेन डिस्टेंस में स्कूल की लाइन में खड़े नहीं होते थे क्या, पहले क्लास की लाइन, दूसरे क्लास की लाइन। तो इमेजिन करो ये फर्स्ट क्लास की लाइन है तो ये दोनों मिलके सेकंड क्लास की लाइन है, ये थर्ड क्लास की लाइन है तो ये दोनों मिलके फोर्थ क्लास की लाइन है। यानी एक छोटा सा प्लस नहीं तो माइनस, वॉट एवर इट में भी सेम ग्राफ सेम स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा, जैसे का वैसा वहाँ हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ट्रांसलेट, समझे? इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर? इसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट छोटा सा एग्जांपल भी दिया है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लो। इफ द रीजन डी इन द जेड प्लेन इज बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, then the region d dash in w plane can be found as follows. w इक्वल टू z प्लस 1 प्लस i, ये 1 प्लस i कैसे? कांस्टेंट था ना जिसको हम डील कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट कहा था ना, c इज अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, तो वो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। डन। अब ध्यान से सुनना, वैल्यूज निकालेंगे हम बाद में, ठीक है। तो अब w इक्वल टू z प्लस 1 प्लस आई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, x प्लस आई वाई यू प्लस आई वी सब्सटीट्यूट कर दिया, x प्लस आई वाई यू प्लस आई वी सब्सटीट्यूट कर दिया। नाउ u इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू v इक्वल टू y माइनस 1। अब पुट x इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, u इक्वल टू 2। इसका मतलब ये कि ये दोनों चीज़ होने के बाद, अब ध्यान से देखो, पुट y इक्वल टू 0, v इक्वल टू माइनस 1, पुट y इक्वल टू 1, v इक्वल टू 1। यानी जब हम प्रॉपर्ली ड्रॉ करें उसको तो x0 y0 x1 y1, इससे ये क्यूब बनता था, सॉरी इससे ये रेक्टेंगल बना जैसा दिख रहा था मुझे। इमीडिएटली अगर मैं u एंड v की सभी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करूँ,
जो अभी मुझे मिली है वो u एंड v की सभी वैल्यूज़ मैं आइडेंटिफाई करूँ तो u एंड v की वैल्यूज़ क्या मिलेगी, ध्यान से देखना। तो u की वैल्यू मिली 1 एंड 2, v की वैल्यू मिली -1 एंड -2। यानी अब इसको अगर मैं w प्लेन में प्लॉट करूँ तो मेरे देखो बच्चों ये ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर होगा। अब ये स्ट्रक्चर दूसरा तीसरा कुछ नहीं, इसी के जैसा है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा साइड में आ गया, समझे ना, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन। अब ये मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन क्या है, ये मैग्निफिकेशन रोटेशन इसका मतलब W = C × Z। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से लेकिन पोलर में सॉल्व करेंगे। तो C इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट पर्टिकुलरली। और अब ध्यान से देखना, Z कैन बी ट्रीटेड एज, ध्यान से देखना, Z कैन बी ट्रीटेड एज, इसको हम स्मॉल r कहेंगे। हाँ, ये गलती से पाए है तो ये इसको स्मॉल r को, ठीक है। तो ध्यान से देखो, लेट W = कैपिटल R × e⁴ ठीक है। और बच्चों इसको कंसिडर करना, फाई मत कंसिडर करना, इसको करना थीटा, ठीक है। तो Z = लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, Z = स्मॉल r × e⁴ I⁴, स्मॉल r × e⁴ I⁴। अब ज़रा ध्यान से देखना ये क्या हो गया, लेट Z = स्मॉल r × e⁴ I⁴, W = कैपिटल R × e⁴ और C = E × e⁴ अब ये E जैसा R, जैसा स्मॉल r, जैसा कैपिटल R, वैसे ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड है, ये बात याद रखिए। अब ज़रा ध्यान से देखना ये क्या बन गया, कैपिटल R × e⁴ इज इक्वल टू स्मॉल r × e⁴ I⁴ अब ये R और ये E बाहर निकाल सकता हूँ तो R ही बन गया। इन दोनों की पावर में क्या होगी, एडिशन होगी। तो वो पावर में एडिशन आने के बाद इसकी जगह थीटा, तो e⁴ × θ + α, देयरफॉर कैपिटल R = स्मॉल r × E, phi इज इक्वल टू थीटा + α। अब ये क्या किया उसने, इसने सिर्फ वो चीज़ एज इट इज़ नहीं रखी, बल्कि इसने मैग्नीफाई किया। यानी पहले R सिर्फ R था, अब उसके साथ क्या मिल गया, E मिल गया। यानी इसने क्या किया, उसको मैग्नीफाई किया, किसको, कैपिटल R को। और ये जो थीटा है, सॉरी पहले थीटा था, अब ये फाई जो है वो फाई रोटेशन भी हो गया, इसका ज़्यादा हो गया। पहले सिर्फ वो थीटा एंगल कवर करता था, अब वो थीटा के सामने आगे अल्फा और चला गया। इसीलिए इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन। तो ये याद रखना बच्चों, मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन, ये मिटा देता हूँ, ये एज इट इज़ रखता हूँ आपके लिए, सो दैट आप इसको क्या कर सके, एनालाइज कर सके, बार बार देख सके, ठीक है। अब एक आ जाता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन्वर्जन। इन्वर्जन भी देखेंगे, इस पे बहुत सवाल आते हैं। इसका मतलब ये कि बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है। अब इन्वर्जन देखेंगे, और इन्वर्जन में कैसा किया उन्होंने, बड़ा आसान, देखो सबसे सिस्टमेटिक पे से उन्होंने सबसे पहले क्या किया बच्चों, ध्यान से देखना क्या किया उन्होंने, W = 1/z इन्वर्स, कॉमन सेंस क्या कहता है, W = 1/z इन्वर्स। अब ये इन्वर्स मतलब क्या यूज़ किया उसने इन्वर्स मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, z की जगह जो पिछली ही वैल्यू थी वही सब्स्टिट्यूट की, थीटा याद रखना बच्चों, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना होवे, क्योंकि एक ऐसा प्रिंट मिस्टेक बहुत हुई है, जिस भी पब्लिशर को हमने दिया था उसने अपने हिसाब से बहुत प्रिंट मिस्टेक की है, और पूरी बुक करेक्ट कर भी उसने बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। सो
थोड़ा सा ये है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ z इक्वल टू r इंटू ई का पावर आई थीटा। तो z इंटू ई का पावर आई थीटा और w इक्वल टू r इंटू ई का पावर आई फाई। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुटअप करूँ तो कैपिटल R इक्वल टू 1/r और फाई इक्वल टू माइनस थीटा। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है कि जो स्मॉल r होगा वो दूसरे प्लेन में जाके 1/r बनेगा और जो थीटा होगा वो दूसरे प्लेन में जाके माइनस थीटा बन जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा मेथड यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको मूविस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अगर समझो कभी एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई, एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम हुई, जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट है, तो अगर ऐसी कुछ एग्ज़ाम हो गई तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अलग भी सवाल पूछ सकते हैं, तो उसका भी तैयारी रखना। सो द ट्रांसफॉर्मेशन, उसका एक सैम्पल मैंने शीट पे दे दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इक्वल टू AZ प्लस B डिवाइडेड बाय CZ प्लस D, where A, B, C and D are complex constant and AD minus BC is not equal to 0। ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो उसको हम कहेंगे क्या? उसको हम कहेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसको हम कहेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद अब ज़रा आगे से देखो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं। तो एज W इज इक्वल टू, हाँ अब इसको आगे जा रहा हूँ। As W equal to AZ plus B CZ plus D, equation 1, we observe that every point in Z plane except the point Z equal to minus D by C maps into the unique point into W plane। ये इसकी कॉन्वर्जेंस की प्रोसेस है। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये भी स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बार Z इक्वल टू B माइनस WD अपॉन WC माइनस A, दिस इज कॉल्ड एज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? दिस विल प्रिजर्व अ क्रॉस रेशो। अब ये क्रॉस रेशो क्या प्रकार है? अगर जब आपके सामने कोई ऐसी स्ट्रक्चर हो जिसमें Z1 Z2 लेट द पॉइंट Z1 Z2 Z3 Z4 ऑफ द Z प्लेन मैप ऑन to the point W1 W2 W3 W4 of the W plane respectively under the bilinear transformation, then the cross ratio given as W minus W3 W1 minus W3 W2 minus W4 W1 minus W4 W2 minus W3 equal to Z1 minus Z3 Z2 minus Z4 Z1 minus Z4 Z2 minus Z3। कौन से भी क्रॉस इसमें लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो जैसा W1 W3 वैसा ही Z1 Z3, W2 W4 वैसा ही Z2 Z4 एंड सो ऑन। इसी स्ट्रक्चर में ये होगा। अगर ये सेटिस्फाई होता है, ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ये कुछ भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमें क्रॉस रेशो लिखना है। फिनिश। इज इट क्लियर? जो Z देंगे उसके हिसाब से हमें उसको फाइंड आउट करना है। इमीडिएट इसका प्रॉब्लम लेते हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट Z इक्वल टू 1 I माइनस 1 इंटू द पॉइंट्स I 0 माइनस 1। यानी अब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जो इन दोनों का, किन दोनों का, Z का और W का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सके। तो देखो ध्यान से, 3 पॉइंट दिए हैं, यहाँ पर भी 3 दिए हैं, लेकिन क्रॉस रेशो जो है वो कितने लोगों का है? क्रॉस रेशो 4 इसका है।
जिसमें W1, W2, W3, W4 दिख रहा है। सिमिलरली Z1, Z2, Z3, Z4 दिख रहा है। अब इस क्रॉस रेशो को मेंटेन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, सी केयरफुली। क्या किया, Z1 इक्वल टू Z कंसिडर किया, W1 इक्वल टू W कंसिडर किया। बाकी जो जमात दी हुई थी पूरी, वो जमात Z2, Z3, Z4 एंड W2, W3, W4 इनमें रिस्पेक्टिवली एडजस्ट कर ली। सो ये क्या बना, ध्यान से देखना, ये बना Z1 इक्वल टू Z, Z2 इक्वल टू 1, Z3 इक्वल टू I, Z4 इक्वल टू -1। तो W1 इक्वल टू W, W2 इक्वल टू I, W3 इक्वल टू 0, W4 इक्वल टू -I। अब इसमें से सर ये ज़रूरी है क्या ये Z1 एंड W1 कोई Z एंड W कंसिडर करना चाहिए? कुछ भी ज़रूरी नहीं, आप चारों में से किसी एक को भी कंसिडर कर सकते हो। हमने सिचुएशन के अनुसार पहले इसको कंसिडर किएगा। अब ज़रा ध्यान से देखना क्या है वो। वैल्यूज़ पुटअप करो क्रॉस रेशो में। आप क्रॉस रेशो में वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद वो आया Z माइनस आई 1 + 1। कहाँ से 1 + 1? Z2 माइनस Z4, Z2 माइनस Z4 1 + 1 और Z प्लस आई, ठीक है, Z1 माइनस, हाँ Z1 माइनस Z4, सॉरी, Z प्लस 1 और Z2 माइनस Z3 1 माइनस आई। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर RHS में क्या हुआ देखो, W माइनस 0 0, W2 माइनस W4, इसका मतलब I माइनस 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 प्लस, यानी 1 I प्लस I। नेक्स्ट W1 माइनस W4, W1 W माइनस माइनस प्लस W प्लस I। और नेक्स्ट W2 माइनस W3, W2 I माइनस W3 0, यानी I। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बना, अब देखो ध्यान से, 1 + 1 2, Z माइनस I, Z माइनस I, Z प्लस 1 एज इट इज़, 1 माइनस I एज इट इज़, W इंटू 1 + I प्लस I मतलब 2I, W इंटू W प्लस I इंटू I। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद अब ज़रा देखो ध्यान से क्या हो गया, ये I एंड I विल गेट कैंसल। ये देखो ये वाला I और ये वाला I कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके साथ ये वाला 2 और ये 2 भी क्या हो गया, कैंसल। अब इसको अब ये क्या बचा, अब ये बचा देखो ध्यान से, W/W प्लस I, Z माइनस I डिवाइडेड बाय 1 माइनस I Z प्लस 1। इज इट क्लियर? चलो, इतना होने के बाद बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अब ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी थी। हम इसको कब यूज़ करते थे, 8th 9th 10th में यूज़ करते थे, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या करती थी, बड़ी आसान प्रॉपर्टी थी वो, A/B अगर हो तो A + B डिवाइडेड बाय A - B, ऐसा हम लिखा करते थे। तो ये अगर A पकड़ो, ये B पकड़ो, तो आपको लिखना है A + B, A + B, A माइनस B। सिमिलरली A + B, A - B, A - B। जो कंपोनेंडो डिविडेंडो था वो कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करके लिख दिया। अब वो लिखने के बाद अब देखो कितना आसान बन गया ये, उसकी वजह से W खाली मिल जाएगा हमें। हमारा सिस्टम ही वही था, हमें चाहिए ही था कि हमें W चाहिए था खाली। इज इट क्लियर? तो W को खुला करना है बाय हुक और क्रुक। सिस्टम याद रखो, W को खुला करना है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, सिस्टमेटिकली यूज़ करना है। तो देखो ध्यान से क्या हो गया, Z माइनस I, Z प्लस 1 1 प्लस I मल्टीप्लिकेशन कर दिया, Z माइनस I, Z प्लस 1 1 माइनस I मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनली आंसर क्या मिला वो देखेंगे, लेकिन RHS भी पहले देखेंगे। अब RHS पहले मैं प्रीवियस पेज पे चला जाता हूँ। RHS W will get cancel, 2W plus I divided by minus I, 2W plus I divided by minus I, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो I से उसको, नहीं तो I को लेफ्ट हैंड साइड में ले चलो, दोनों में से एक चलेगा। देखो I को कहाँ पर लेके चले गए, लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए। अब लेफ्ट हैंड साइड में बचा क्या, देखो यहाँ पर Z और ये Z 2Z, समझे। I
और I 2i, 1 एज इट इज़, zi एज इट इज़। तो क्या हुआ ये 2z माइनस आई जेड प्लस 1 माइनस 2i डिवाइडेड बाय, इधर भी वही स्ट्रक्चर होगा, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ऊपर प्लस था यहाँ माइनस था, तो यहाँ पर z एंड z कैंसिल हो जाएंगे, आई जेड का प्लस हो जाएगा और आई कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ ये बचेगी दो चीज़ें, ठीक है, विथ अपोजिट साइन क्योंकि माइनस होने के कारण। तो बचा ZI प्लस माइनस 1, ये आई इधर जाने के बाद वो बना माइनस आई इंटू पूरा डिवाइडेड बाय ZI माइनस 1, और यहाँ पर सिर्फ बचा 2W प्लस आई। अब जब मैं इन दोनों को सिस्टमेटिकली देखूँ तो ये आई भी मैं इधर लेके जा सकता हूँ, इज इट क्लियर, ये आई भी मैं इधर लेके जा सकता हूँ, आई को इधर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो आई को मल्टीप्लाई किया और ये आई इधर लेके चले गए, तो ये 2ZI आई स्क्वायर जेड माइनस आई प्लस 2i, सो 2iz माइनस जेड माइनस आई माइनस 2 डिवाइडेड बाय ZI माइनस 1। यहाँ पर माइनस चला गया, यानी 2W इक्वल टू ये पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ माइनस आई, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बच्चों देखो फाइनली क्या बचा, 2 इंटू ब्रैकेट ZI प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ZI। इन दैट केस दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसल एंड W इक्वल टू ZI प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस ZI प्लस 1। सो इट इज़ वेरी वेरी ईजी, आसान है, उसी के हिसाब से हमें इसको डील करना है। तो इसी के एंगल से देखो, अब मैं एक प्रॉब्लम आधा समझा देता हूँ, कैलकुलेशन आपको करनी है। डन। अब नेक्स्ट देखो, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच सेंड्स द पॉइंट W इक्वल टू -1 0 1 फ्रॉम Z प्लेन टू Z इक्वल टू -1 0 1 फ्रॉम Z प्लेन टू W इक्वल टू 0i 3i इन W प्लेन। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, अभी थोड़ा सा ये हेवी बन यानी वक्त ज़्यादा लेगा ही, तो मैं एक काम करता हूँ, आज का लेक्चर यहीं पर टर्मिनेट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये भी लूँगा और ट्रांसलेशन रोटेशन वाले जो प्रॉब्लम है वो भी ले लेंगे। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ये कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।